1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफ़ी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी, क्योंकि यह पाकिस्तान के इतिहास का एक ऐसा दिन था जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर सन 1971 को हुई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के दो टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे और कैसे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की 90,000 से भी अधिक सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की स्वायत्तता के लिए शुरू से ही संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन सब बातों से वह पाकिस्तानी शासन की आंख की किरकिरी बन चुके थे। साथ ही कुछ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज़ को हमेशा दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के मुकदमे चलाया गया, लेकिन पाकिस्तान की यह चाल खुद उस पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नज़र में हीरो बन गए, जिससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र के केस को वापस ले लिया। पाकिस्तान में सन 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश अवामी लीग ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीट मुजीब की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए ज़बरदस्त बहुमत था, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को यह गवारा नहीं हुआ कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करें। मुजीब के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठा ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को बुला लिया। पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने क्रूरतापूर्वक अभियान किया। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए। हत्या और रेप की इंतहा हो गई। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में अवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती चली गई। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही करने का दबाव बढ़ गया। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बारंबार अपील की गई, किंतु भारतीय विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह के विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से भेंट करने के बावजूद भी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 27 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संघर्ष के लिए अपनी सरकार को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि लाखों शरणार्थियों को भारत में शरण देने से कहीं बेहतर है कि पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध कर इस संघर्ष को विराम दिया जाए। 28 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल ने भारतीय तत्कालीन सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ को पूर्वी बंगाल को कूच करने का आदेश दिया। पूर्वी पाकिस्तानी सेना से विलग हुए अधिकारियों एवं भारतीय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ के घटकों द्वारा तुरंत ही भारतीय शरणार्थी शिविरों से मुक्ति वाहिनी के गुरिल्लाओं हेतु पाकिस्तान के विरुद्ध प्रशिक्षण देने के लिए एवं भर्ती का काम आरंभ कर दिया गया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 1971 में पूर्व में भारत समर्थित बांग्लादेशी राष्ट्रवाद की सशक्त लहर फैल गई। इसके बाद स्थिति अहिंसात्मक होती चली गई और व्यवस्थित रूप से पूर्व में रह रहे बहुजातीय पाकिस्तानियों को लक्ष्य बनाकर उनकी हत्या करना आरंभ हो गई। अप्रैल 1971 के अंत आते तक इंदिरा गांधी ने भारतीय सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ से भारत के पाकिस्तान से युद्ध करने की तैयारी के बारे में चर्चा की।
सैम मानेकशॉ के निजी अभिलेखों के अनुसार उन्होंने अभी इस युद्ध के लिए 2 कारणों से असमर्थता जताई थी। एक तो पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र में मानसून के आने का समय था, दूसरे सेना के टैंकों का पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर था। उन्होंने इस असमर्थता के कारण अपना त्यागपत्र भी प्रस्तुत किया, जिसे इंदिरा गांधी ने अस्वीकार कर दिया। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से ऐसे युद्ध में जीत का आश्वासन दिया और कहा कि उन्हें आक्रमण उनके तरीके व शर्तों पर करने दिया जाए व एक तिथि सुनिश्चित की जाए, जिसे गांधी ने मान लिया। असल में इंदिरा गांधी जल्दबाजी में कोई भी सैन्य कार्रवाई के दुष्परिणाम से अवगत थी, किंतु वे अपनी सेना के विचार भी जानना चाहती थी। अक्टूबर-नवंबर 1971 के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नजरिए को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अमेरिका पाकिस्तान के प्रति नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं भौतिक रूप से समर्थन में रहा एवं तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन एवं उनके राज्य सचिव हेनरी किसिंजर ने इस बृहद स्तर के सिविल युद्ध को रोकने हेतु हस्तक्षेप करने के लिए एक आशापूर्ण प्रयास से एकदम मना कर दिया। निक्सन ने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से हाथ खड़ा कर दिया। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय दिया जाए। दूसरी ओर इंदिरा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति विस्फोटक है। यह स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती जब तक मुजीब को रिहा न किया जाए और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से बातचीत शुरू न की जाए। उन्होंने निक्सन से यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार अर्थात भारत में उकसावे की कार्यवाही जारी रखी तो भारत बदले की कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। नवंबर 1971 के माह भर पाकिस्तानी रूढ़िवादी व अपरिवर्तनवादी राजनीतिज्ञों द्वारा उकसाए हुए हजारों लोगों ने लाहौर और अन्य पाकिस्तानी शहरों में क्रश इंडिया अर्थात भारत को कुचल दो मार्च निकाली। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने अपनी पश्चिमी सीमाओं पर बृहद स्तर पर भारतीय सेना के जमावड़े बनाने आरंभ कर दिए, किंतु उन्होंने दिसंबर तक शांतिपूर्ण प्रतीक्षा की, जिससे कि मानसून के वर्षा काल उपरांत भूमि शुष्क होकर अभियान हेतु सहायक हो जाए तथा हिमालय के दर्रों में हिमपात से आवाजाही अवरोधित हो जाए तथा चीन को बीच में घुसने का मार्ग ही न सुलभ हो। 23 नवंबर को पाकिस्तानी राष्ट्रपति यहाँ खान ने पूरे पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा कर दी तथा अपने लोगों को युद्ध हेतु तैयार रहने का आह्वान किया। 3 दिसंबर की शाम पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पाक सीमा से 300 मील अर्थात 400 किलोमीटर दूर बसे आगरा सहित उत्तर पश्चिमी भारत के 11 वायुसेना बेसेस पर अप्रत्याशित रिक्ति पूर्व हमले कर दिए। इस हमले के समय विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को घास फूस व पत्तियों, बेलों व लताओं से ढककर गंदे कपड़ों से घेर दिया गया था, क्योंकि उसका श्वेत संगमरमर रात्रि की चांदनी में श्वेत मार्गदर्शन की भांति चमकता था। उसी शाम राष्ट्र के नाम एक संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा कि यह हवाई हमले पाकिस्तान की ओर से भारत पर युद्ध की घोषणा है। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया और उसी रात को भारतीय वायुसेना ने पहली पहल जवाबी हवाई कार्यवाही भी कर दी। अगले दिन ही इन जवाबी हमलों को बृहद स्तर के हवाई आक्रमण में बदल दिया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध का आधिकारिक आरंभ हुआ एवं इंदिरा गांधी ने सेना की टुकड़ियों को सीमा की ओर कूच करने के आदेश दिए तथा पूरे स्तर पर पाकिस्तान पर आक्रमण आरंभ कर दिया। इस अभियान से समन्वय बनाकर वायु, सागर एवं भूमि से पाकिस्तान पर सभी मोर्चों पर हमले बोल दिए गए। भारत के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूर्वी मोर्चे पर ढाका पर अधिकार करना एवं पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को भारतीय भूमि में घुसने से रोकना था। भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ बमबारी करते हुए पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर मोर्चे और हर दिन शिकस्त खा रही पश्चिमी पाकिस्तान की सेना को अब भारतीय सेना की जल, थल और नभ की इस आक्रामकता के खिलाफ कुछ अलग करने की जरूरत थी। पूर्वी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तैनात INS विक्रांत को निशाना बनाने की कोशिश में पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे हुए PNS पनडुब्बी को हथियार बनाया। रणनीतिक सूझबूझ के चलते भारतीय सेना ने पश्चिमी पाकिस्तान की PNS को तीसरे ठिकाने अर्थात विशाखापट्टनम पर ले जाकर उसको तहस नहस कर दिया और पाकिस्तान को युद्ध में अपनी करारी हार का एहसास दिलवाया।
INS विक्रांत की हिफाजत के चलते और भारतीय वायुसेना के डमी एयर ड्रॉप्स की मदद से पश्चिमी पाकिस्तान पर अत्यधिक दबाव बढ़ा। हर तरफ से मात खा रहे पश्चिमी पाकिस्तान ने कूटनीतिक चाल चलते हुए अपना आखिरी प्रयास किया। अमेरिका और ब्रिटेन की सैन्य सहायता मांगी, जिसको स्वीकार करते हुए अमेरिका और ब्रिटेन के दस्ते भारत की ओर बढ़ने लगे। लेकिन कुछ समय पहले हुए एक समझौते के मुताबिक रूस भी भारत की मदद के लिए आगे आ पहुंचा, जिसके चलते अमेरिका और ब्रिटेन पानी में अपनी सैन्य ताकत को लेकर बेबस खड़ा रहा। देखते ही देखते भारतीय सेना और पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी ने पश्चिमी पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए घुटनों के बल ला दिया। आधिकारिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान स्थित पूर्वी कमान द्वारा भारतीय पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा एवं पाक पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के बीच रमड़ा रेस कोर्स ढाका में समर्पण अभिलेख पर हस्ताक्षर हुए। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा द्वारा समर्पण अभिलेख पर बिना कुछ बोले हस्ताक्षर कर दिए गए। रेस कोर्स में वह उसे घेरे हुए खड़ी बड़ी भीड़ में पाकिस्तान विरोधी नारे लगे तथा प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी मिलिट्री के समर्पण करते कमांडरों के विरुद्ध अपशब्द भी ऊंचे स्वरों में बोले गए। समर्पण होने पर भारतीय सेना ने लगभग 90,000 से अधिक पाक सैनिक एवं उनके बंगाली सहायकों को युद्धबंदी बना लिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध से अब तक का विश्व का सबसे बड़ा समर्पण था। इन सब के बावजूद भारत ने उदारता, शांति और मित्रता का संदेश देते हुए 1972 में शिमला समझौते के तहत 15,000 वर्ग किलोमीटर भूमि और सभी बंदी पाक सैनिकों को पाकिस्तान को लौटा दिया। यद्यपि यह भारत की शांतिपूर्ण कूटनीति का प्रतिफल था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया और बाद में पाकिस्तान पुनः अपनी पुरानी शत्रुतापूर्ण नीति का अनुसरण करने लगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और भारत के इस विजयी अभियान में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।